मैंने शहर की ओर देखा और मुस्कुराया। वहां कोई कैसे रह सकता है, ये जानने मैं गया और वापस न आया। ये कहते हुए मंगलेश डबराल जो एक बार पहाड़ों से उतरे तो दोबारा फिर पहाड़ों पर बसे अपने घर का रास्ता वापस न तलाश पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से आज हम जिस कवि को याद कर रहे हैं वे हैं मंगलेश डबराल, जिन्होंने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कहा है। 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में जन्मे मंगलेश डबराल जी की शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी और उसके बाद रोजी रोटी की चिंता ने उन्हें दूसरे शहरों की तरफ रुख करने को मजबूर करके उस नदी की तरह कर दिया जो पहाड़ों से उतरते हुए तो अपने रास्ते के हर पत्थर को ठोकर से उड़ाते हुए तेजी से अपने रास्ते आगे बढ़ती है, लेकिन फिर समतल लगते मैदानी रास्तों के पेचोखम में उलझकर धीरे धीरे सवालों से घिरती जाती है और फिर सवालों के ही एक ऐसे समंदर में गिरते हुए बहुत से सवाल अपने पीछे छोड़ते हुए हमेशा के लिए विलीन हो जाती है, खो जाती है। हालांकि मंगलेश डबराल जैसे कवि कभी खोते नहीं, उनके शब्द उन्हें हमेशा जिंदा रखते हैं। उनकी कविताओं में समय, समाज और इंसानी सरोकार से जुड़े जो सवाल हमेशा मुखर रहे हैं, उनके उत्तरों की तलाश एक लंबे युग के हिस्से में आ गई है। अपने निजी जीवन में बेहद सादगी से जीने वाले मंगलेश डबराल ने सामाजिक तानों बानों की बेतरतीबी को अपने शब्दों की जबान दी। उनके 6 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु और उनका अंतिम काव्य संग्रह स्मृति एक दूसरा समय है। अपनी कविताओं के लिए मंगलेश जी कहते थे कि उनमें रोटी सा स्वाद होता है, लेकिन समय के साथ रोटी स्वाद खोकर जरूरत बनकर रह जाती है। कविताओं के अलावा उन्होंने गद्य भी लिखे थे, जिनमें एक बार आयोवा, कवि का अकेलापन, लेखक की रोटी और उनका यात्रा संस्मरण एक सड़क एक जगह के नाम खासतौर पर याद किए जा सकते हैं। कवि मंगलेश डबराल एक सजग पत्रकार भी थे और प्रतिपक्ष, पूर्वग्रह, अमृत प्रभाव आदि पत्रिकाओं से जुड़ते हुए उन्होंने जनसत्ता और सहारा समय जैसे समाचार पत्रों पर भी अपने काम के माध्यम से अपनी मजबूत छाप छोड़ी। जहां एक तरफ मंगलेश डबराल जी ने ब्रेख्त, पाब्लो नेरुदा, एर्नेस्टो कार्डिनाल, डोरा गाबे आदि जैसे अनेक विदेशी कवियों की रचनाओं के अंग्रेजी से हिंदी में शानदार भावपूर्ण अनुवाद किए, वहीं दूसरी तरफ खुद मंगलेश जी की कविताओं के भी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, फ्रांसीसी, स्पेनिश, इटालियन और बल्गारी जैसी विदेशी भाषाओं में भी बड़े पैमाने पर अनुवाद हुए। उन्हें अनेक पुरस्कारों सम्मान से भी नवाजा गया था, लेकिन बाद में सरकार की असहिष्णुतापूर्ण नीतियों के मुद्दे पर उन्होंने अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिया था और वही समाज और सत्ता जो उन्हें कभी सिर आंखों पर बैठाती थी, इस कदम के बाद उन्हें अवार्ड वापसी गैंग का हिस्सा कहने लगी। सरकारी आंखों में मंगलेश डबराल क्यों खटके, इसकी एक बानगी उनकी इस कविता तानाशाह में देखिए। तानाशाहों को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वे उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखते या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखते। ये स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठे उनके हाथ या बंधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई उंगलियों से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है, या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उनका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वे अपनी आंखों में बड़ी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आती है और इतिहास की सबसे क्रूर आंखों में तब्दील हो जाती है। तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन इस कोशिश में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती हैं, वे मनुष्य नहीं होते। तानाशाह सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं, बार बार सज धज बदलते हैं, लेकिन ये सब अंततः तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है
वे पहली बार हुए हैं। और इसी तानाशाह जैसी कविताओं से ही मंगलेश डबराल का जखीरा भरा पड़ा है। इनमें जो कड़वी सच्चाइयां भरी पड़ी हैं वे आईने से मुंह मोड़ने के आदि समाज और सत्ता को कभी नहीं भाती। आज जबकि मंगलेश डबराल हमें छोड़कर जा चुके हैं, इसे साहित्य की एक बड़ी क्षति बताया जा रहा है, एक युग का अंत कहा जा रहा है। और वास्तव में ऐसा है भी, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे कई सवालों के उठने का भी ये समय है कि हमारा समाज और सत्ता अपने लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों को सहेजने, समृद्ध करने के लिए क्या करती है। ये शख्सियात हर समाज की धरोहर होती हैं, लेकिन इन्हें बदले में क्या मिलता है। मैं चाहती थी कि जाते जाते मंगलेश डबराल जी की ही कोई कविता आपके लिए पढ़ती, लेकिन परिस्थितियां हर बार अपने लेखक कलाकारों के चले जाने के बाद जो सवाल खुद हमारे अपने आप से पूछने के लिए छोड़ देती हैं, मुझे उन सवालों के काफ़ी निकट एक और जाने माने लेखक और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत अरुण देव की एक कविता लगी, जिसका शीर्षक है कवि की मदद, और वही मैं यहाँ आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। हिंदी का महाकवि अचानक बीमार पड़ा, इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगनी पड़ी, सार्वजनिक किया गया उसकी पत्नी के नाम का खाता, यही कमाई थी उसकी जन्म भर की। कितना ताकतवर दिखता था अपनी कविताओं में हमारा ये कवि, राजनीतिक सत्ता की खुली आलोचना करता हुआ, धार्मिक रूढ़ियों पर घन चोट करता रहा, बंजर में भी भाषा के सौंदर्य की वनस्पतियां रोपता उगाता रहती थी। कुछ कवियों की नजर उस पर हमेशा कि अब गिरा कि तब गिरा, लो ये गिरा, गिरा गिरा गिरा, यहाँ वहाँ, वहाँ वहाँ, कच्ची पक्की नौकरियों से जैसे तैसे काट ली जिंदगी। कुछ किताबें छपीं, अनुवाद छपे, कुछ पुरस्कार भी मिले, लाखों के जिसके लिए उसे सहनी पड़ी असह्य कुकुर झों-झों। ये फिर भी कितने कम थे, कितने दिल चल सकता था इससे भला जीवन। कुछ ओहदेदार लोगों के किताबों की लिखी उसने समीक्षाएं कि खुश रहें, गाहे बगाएं, काम आ जाएं। पाठकों से क्या होना था, वे पता नहीं कौन थे, कहाँ रहते थे, जिसे लिखने में उसे सालों लग जाते, और जो सभ्यता में अब तक का अर्जित का सार था उससे भी क्या होता इलाज के लिए। घर पर कर्ज छोड़कर मरा जब उसकी अंतिम यात्रा में लोग भी कम ही थे। मंगलेश डबराल जी को द वायर परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।